बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 30 जनवरी साल 2021 और आज हफ्ते का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आज ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात हम इस प्रोग्राम में दादाजी से हासिल करेंगे। फिलहाल दादाजी को शरीक की गुफ्तगू करते हैं और उसके बाद आपके सवालात हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ है कि हम आपके सामने। बेशक। ये जो अभी आप गुफ्तगू कर रहे थे ना प्रोग्राम से पहले, अगर ये गुफ्तगू का 25% भी व्लॉग की शक्ल पा गया ना तो मुमलिकत खुदादाद में आग लग जानी है। आग लगे ना लगे, साढ़े पेट च दोबारा टांके लगन का तमाम हो जाने। दादाजी बड़ी मजे की गुफ्तगू थी, बहुत मजे की थी। लेकिन वो तो जाती गुफ्तगू है ना, दोस्त अहबाब की महफिलों में ऐसी गुफ्तगू हो जाती है जी। ठीक है, अब आपने सोशल मीडिया की तरफ ध्यान नहीं देना और सवालात। बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज जाहिद इकबाल चौधरी का है। कुकिंग ऑयल को आग लग गई, 300 पे भी बात नहीं रुक पा रही, क्या बनेगा? इस पे मैं एक वीलॉग करने का इरादा रखता हूँ, एक आध दिन में आप तक पहुंचेगा। बुनियादी तौर पे मसला ये है कि जब घर के वारिस ना हों तो फिर लोग चीज़ें उठा के ले जाना शुरू कर देते हैं। सरकार का जो ओहदा था ना मॉनिटर करने का, वो उन्होंने कर दिया ख़त्म। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि दिसंबर जो है, मैं फिर वीलॉग मेरा ख़राब हो जाएगा लेकिन मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ, दिसंबर जो है इसमें मलेशिया और इंडोनेशिया में ऐसे मौसमी हालात पैदा हो जाते हैं कि वो जो पाम है, पाम की जो कोने हैं जिनमें से फिर बीज निकलता है और फिर इसको क्रश करके हम ऑयल निकालते हैं, वो निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, और वो निकलना बंद इसलिए होता है कि आगे क्रॉप्स आनी होती हैं। तो जरताज गुल फरामना हो जाता है? नहीं, आगे क्रॉप्स आनी होती हैं, आगे सोयाबीन की क्रॉप आनी होती है, वो तो गर्मियों में आती है। खैर, आगे अपना वो जो कनोला की क्रॉप्स आनी होती है, इस तरह आगे ऑयल सीड की क्रॉप्स आनी होती हैं। ठीक है, तो ऑयल सीड की क्रॉप से पहले ये ज़रा ज़ीरो होता है और ये दिसंबर जनवरी में पीक करता है अपना प्राइस। ठीक, अब ये जिस पाम ऑयल से ये ऑयल बनता है, ये कम से कम 6 माह पहले खरीदा जाता है। ठीक है, ओके। कम से कम 6 माह पहले खरीदा जाता है, फिर वहां से लाया जाता है, फिर प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करके पैकिंग करके फिर आपके घरों में पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब मिल मालकान ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जी पाम ओलिन का रेट $912 हो गया है, लिहाजा $912 और है तो $320 पर लीटर निकलता है कुकिंग ऑयल का रेट। ठीक हो गया। अगर यहां पे बैठा होता ना कोई शहबाज शरीफ, उन्हें छितर फाड़ लेना से, उन्हें कहना रसीदा कड्डो। लिया कब था आपने? जब जून में खरीदा था, उस वक्त तो पाम ओलिन का रेट $515 था। ठीक है, तो जुत्ती खानी है कि रेट काट कर। अच्छा, धोखा दे रहे हैं अब के रेट को 6 माह पहले के झूठ पे बोल देने। ओके, ये लुट मार मचाई है। क्यों? वो सारे लुट रहे हैं तो असी क्यों पीछे रह रही है? आटे वाला लुट रहे है, चीनी वाला लुट रहे हैं, तो असी क्यों ना लुटिए? असल में ये कंपटीशन, इसमें आपको क्रेडिट देना पड़ेगा मेरे यार। किसको? नदीम बाबर को। अच्छा जी, उसने क्या कर दिया? भाई उनका भी तो ब्रांड है ना, उनकी फैमिली का भी। अच्छा, सबसे सस्ता इस वक्त वही है। 250 पे, 245 पे या 250 पे वो है। बाकी को 285 ते टुर गया है, कोई 290 ते टुर गया, कोई 320 ते टुर गया, कोई 340 ते भी टुर गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वो शायद इसलिए भी उन्होंने सस्ता रखा होगा कि हुकूमत में हम हैं तो हमको कोई इल्जाम ना लगे। वो उनकी मुदाखलत नहीं है उन मामलात के अंदर। वो वैसे ही यार, वो मतलब कि नदीम बाबर को आप उसमें से माइनस कर देना अगर जी, तो फैमिली जो है वो अल्लाह लोगों की फैमिली। वैसे अल्लाह ताला बड़े साहब को खुश रखे। क्यों? उन्होंने अंडा खाया, अंडे का रेट 137 रुपए पे आ गया दर्जन, 200 से गिरना शुरू हुआ है। तेनू की पता, उन्होंने खाया ही तब हो जब उन्होंने शर्त रखी हो कि रेट नीचे आए। हो सकता है। कामरान भट्ट कहते हैं दादाजी नया पाकिस्तान हाउसिंग लोन्स फॉर इंडिविजुअल्स के मुतालिक रहनुमाई फरमा दें। इंडिविजुअल के लिए लोन नहीं है जी,
बिल्डर्स के लिए है। वो कंपनीज के लिए है, वो कंपनियां जो घर बना रही हैं वो आपको आगे कितना ट्रांसफर करती हैं, ये अब बात की बात है जी अब्दुल कयूम, आप मस्कट और अगर आपको लोन लेना भी है तो उनके जरिए मिलेगा आपको, वो आपके बिहाफ पे अप्लाई करेंगे। आप बराह रास्त बैंक को चेक कर लें, वैसे मेरे जहन में तो यही चीज़ आती है। जी अब्दुल कयूम ने रोशन डिजिटल के मुतालिक पूछा कि मैं इसमें अपनी सेविंग पार्क कर सकता हूँ। मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है। आप हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, मुल्क कौम को भी इसका आपका फ़ायदा होगा और आपको तो फ़ायदा होगा ही। जी शारिब शाहिद का मैसेज है, ये कहते हैं ये बता दें कि इंटरनेशनल स्टॉक यानी इंटरनेशनल शेयर्स अमेजोन वगैरह खरीदना कैसा है? अच्छा है, लेकिन उसका पर्पस क्या है? पैसे कमाना। अगर तो उसका पर्पस है कि आपने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करके उसके बाद किसी दिन अमेरिकियों को कहना कि मैं आपका दामाद होता हूँ और मैं आ गया हूँ यहाँ पे, बीवी बच्चे ले गए, ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव में तो शायद ये एडवाइजेबल हो। अदरवाइज जितने विंड फॉल प्रॉफिट्स पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में ऑफर होते हैं उतने किसी इंटरनेशनल मार्केट में ऑफर नहीं होते। कैपिटल गेन के हवाले से भी बात कर रहा हूं और रिटर्न के हवाले से भी बात, यील्ड जिसे कहते हैं, डिविडेंड्स। पाकिस्तान की मार्केट जो है वो 8 के मल्टीपल पे, 9 के मल्टीपल पे, हद 10 के मल्टीपल पे काम कर रही होती है। यानी 10 रुपये आप लगाएं तो आपको 1 रुपया प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। 100 रुपये लगाओ तो 10 रुपये साल के मिलेंगे। आपको पता है हमसाया मुल्क इंडिया की मार्केट जो है वो 18 के मल्टीपल पे काम कर रही है जी, यानी ऐसे ही है, 12 से 18 के दरमियान घूमता रहता है। नाइस है। काउंटर भी 15 से 20 के दरमियान घूमता है। यानी आप 18 रुपये लगाएंगे तो आपको 1 रुपया प्रॉफिट मिलेगा। अमेरिका की मार्केट 36 के मल्टीपल पे काम करती है, बल्कि 38 के मल्टीपल पे काम करती है। आप 38 रुपये लगाएंगे तो आपको 1 रुपया प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ तो देर नगरी मची है। तो 8 रुपये के मल्टीपल पे 8 रुपये लगा के 1 रुपया कमाना बेहतर रहेगा या 38 रुपये लगा के 1 रुपया कमाना? चॉइस आपकी है, दिस चॉइस इज योर्स। बाकी जो आपने शेयर खरीदने का पूछा, अगर आपको शेयर मार्केट की समझ और फहम है, आप काम करना जानते हैं, तो दुनिया की किसी भी मार्केट में काम करने कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अगर आप शेयर को स्टडी कर सकते हैं और उसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, उसके फ्यूचर के बारे में मुख्तलिफ केड़ी हुंदा है, केड़ा कोड नहीं बकैनी की ना है उदा वेव, एलिट वेव और वो दूसरी फार्मूले लगा के उसको स्टडी कर सकते हैं तो फिर जरूर करें जी। अदरवाइज मतलब कि वो ऐसे ही है कि जैसे आप समंदर के अंदर ना, और समुंदर भी उस वक्त जब वो ज्वार भाटा में आया हो उसमें छलांग लगा और नए नए लोग शामिल, यानी डूबने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता आपके पास। जी, दादा पोतो शो में नए लोग शामिल होते हैं, तो मैं ये भी बात दोहराता चला जाऊं कि स्टॉक मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, जहां आप मार्जिन पे काम करेंगे वहां आप तबाह हो जाएंगे। और मार्जिन पे काम ना करने के असूल की बुनियाद पर हम पाकिस्तानी दोस्त अहबाब के लिए फॉरेक्स मार्केट को डिस्करेज करते हैं। और ये अब बात जी हो गई। और ये बात ये इसलिए भी कह सकते हैं, उनकी बात इसलिए भी ज्यादा मुस्तनद है कि ये खुद तबाह हो के आए हैं। 2-4 लाख 10 लाख नहीं, मिलियंस लौटाए हैं। ये वहां पे लुटा के तशरीफ लाए और बच इसलिए गए कि ये उस वक्त उतने ही थे इनके पास, अदरवाइज इन्होंने मजीद कुछ ना कुछ तबाह मार्जिन पे काम नहीं करना, आम जुबान में जैसे दादाजी कहते हैं लेके खरीद के काम करना है, लेके काम करना। हाँ जी। खालिद परवेज कहते हैं, दादाजी मैं एक जिम्मेदार हूँ, सवाल यह है कि काश्तकार के हालात क्या कभी ठीक हो पाएंगे? ज़राअत को इसका असल मुकाम यानी रीढ़ की हड्डी वाला मुकाम मिल पाएगा? देखिए, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, काश्तकार के हालात तो अमेरिका में भी अच्छे नहीं, और अमेरिका के अंदर आपको पता क्या असूल कार फरमा है कि जितनी आप फसल उगाएंगे 100 की 100% अमेरिकी हुकूमत खरीदेगी सपोर्ट प्राइस के ऊपर, और आपके फसल लगाने से पहले वो आके आपको बताएगी कि भाईजान USDA यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बताएगा कि भाईजान ये मकई जो आप लगाने लगे हैं ये आपकी कॉस्ट है और इस कॉस्ट के अगेंस्ट ये आपकी यील्ड होगी और ये यील्ड हम इतने में खरीदेंगे। और उनकी हुकूमत ने हर फसल का इंश्योरेंस भी करवा रखी होती है कि खुदा ना खास्ता आपकी फसल तबाह हो जाती है, जर्मिनेशन नहीं हो पाती, तूफान बाद 12 आ जाता है, 12 मौसम टकर गए तो 12 मौसम आ जाते हैं, ठीक है,
बल्कि वो तो मोहब्बत में 16 मौसम भी काट दे रहे थे, हैं? 12 मौसम आ जाते हैं। तो उस सूरत के अंदर सरकार आपको कंपनसेट करेगी। इन तमाम सहूलियात के बावजूद आप आज माइक लेके निकल जाएं और जाके किसी अमरीकी किसान के मुंह के आगे कर दें, तो वो आपको हुकूमत के बारे में भी और एग्रीकल्चर के बारे में भी और अपने मुस्तकबिल के बारे में भी कोई अच्छी बात करता हुआ सुनाई नहीं देगा। वो भी एग्जैक्टली वही बातें कर रहा होगा जो आपने लिखी हैं कि मारे गए, लुटे गए, तबाह हो गए, एग्रीकल्चर को सही जगह ही नहीं मिल रही, ये है वो है। ये बुनियादी तौर पे ये फिनोमिना मैंने काफ़ी स्टडी किया। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि किसान जो होता है ना, वो ये कहता है कि मैंने जो है फसल उगा दी है तो मैं बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया हूं, अब कटो तमाम सहूलियात जो आपने वॉल स्ट्रीट के बाबुओं को दे रखी। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मां भी बेटा पैदा करके खूबसूरत तरीन गुपला उपला करके फेंक दे, ठीक है ना, तो वो बच्चा जो है वो राशिद मिन्हास नहीं बन सकता, वो डॉक्टर कदीर नहीं बन सकता। वो जो उसके बाद उसने उसकी ग्रूमिंग करनी है ना, ठीक है ना, उसने उसको पर्सनैलिटी बनाना है। तो जो पोस्ट हार्वेस्टिंग है, फसल होने के बाद जो किसान, वो अमेरिका का किसान हो, वो अर्जेंटाइन का किसान हो, वो इंडिया का किसान हो, वो पाकिस्तान का किसान, अगर वो पोस्ट हार्वेस्टिंग कटाई के बाद अपने फल की, अपने फसल की हिफाजत नहीं कर सकता, उस किसान की हालत जिंदगी भर नहीं सुधर सकती। पाकिस्तान के अंदर अमीर तरीन किसान इस वक्त कहे जाते हैं डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के, क्योंकि वो मकई उगाते हैं, वो आलू उगाते हैं, लेकिन वो पोस्ट हार्वेस्टिंग में गए हैं। उन्होंने अपने आप को फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि अगर मकई की फसल का रेट कम है तो पूरी की पूरी फसल उठा के घर ले आते हैं और घर में उसको स्टोर कर सकते हैं। आलू की पूरी फसल वो बोरियों में बंद करवा के कोल्ड स्टोरेज में रखवा सकते हैं, ठीक है। उन्होंने अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट कर लिया हुआ है कि अगली फसल की काश्त उनकी पिछली फसल के बिकने के साथ मुंसलिक नहीं है। ये बेसिक फार्मूला है। आप जब तक ये नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी उगाई गई तमाम गंदम जो है, तमाम चावल जो है, तमाम, अब गन्ना तो खैर हो ही नहीं सकता जी, ठीक है, लेकिन ये जो नॉन पेरिशेबल आइटम है, अगर इनको स्टोर करने के काबिल नहीं है तो आपकी हालत सारी उम्र नहीं सुधरेगी। यानी गुफ्तगू जाके तमाम हो रही है स्टोरेज पे, कोल्ड स्टोरेज पे, हाँ, पोस्ट हार्वेस्टिंग के ऊपर। लेकिन दादाजी ये स्टोरेज वाली बात साईं काइम अली शाह ने कंक्लूड कर तो दी थी जब एहराम मिस्र अंदर से ठंडा होता है ना, दरिया नील पर बंद बांधते हुए उन्होंने कहा था कि जो किसान अपनी फसल स्टोर नहीं कर पाएगा वो नहीं बचेगा। तो ये बात 4100 साल गुजर गए, समझ नहीं आई। नहीं, बात सुनो, आपको पता है कि जब एहराम मिस्र दरियाफ्त हुए थे, हैं? दरियाफ्त कब हुए थे? तामीर हुए थे? नहीं, दरियाफ्त एक तो तामीर हुए थे ना, फिर गुम हो गए। तो अपना तारीख, हमारी तारीख के अंदर जो सबसे पहली वहां पे एंट्री हुई थी, आपको शायद ये बात आपके इल्म में इजाफे का बायस हो, वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में हुई थी। जब उन्होंने मिस्र फतह किया था तो उनके फौजी जो थे वो एहराम में मिस्र के अंदर दाखिल हुए थे, ठीक है, और उन्होंने अपने फौजियों से पूछा कि आप अंदर क्यों गए। उन्होंने कहा कि हमें कुछ इंसान नजर आए थे वहां पे पत्थरों के दरमियान, तो हम उनका पीछा करते हुए गए तो वो अंदर को भाग गए। अच्छा। तो वो फिर उनके पीछे अंदर गए तो पता चला कि अंदर सैकड़ों लोग जो थे वो बगैर लिबास के थे, लेकिन वो जिंदा थे और वो जिंदा रह रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने जब उन लोगों को पकड़ा और उन लोगों को इंटरव्यू किया, वो मतलब कि ज़ुबान भी बोलते थे, वो पुरानी ज़ुबानें, फ़िरौन के ज़माने की ज़ुबान बोलते थे। तो उन्होंने ये बताया कि ये उन नौकरों और नौकरानियों की औलादे हैं जो कि जिस बादशाह के ये होते थे, जब वो मर जाता था तो जहाँ पे उसकी लाश की मम्मी बना के उसको एहराम के अंदर दफन किया जाता था,
उसके साथ उसके नौकरों और नौकरानियों को भी जिंदा उसके अंदर डाल दिया जाता था। अब जाहिर है कि अंदर तो वो स्पेस होती थी, महल होता था अंदर पूरा भाई, कभी हराम के जाके सैर करें, महल है, तो वो सर्वाइव कर जाते थे। तो वो अंदर जो थे वो करते थे। और आपको शायद ये भी इल्म ना हो कि वहां पे जो उनके पास जो बीज और वो सारा कुछ जो निकला था और जो निकले थे उस वक्त, वो थे वो वाले जो साईं कायम अली शाह ने उस वक्त स्टोरेज कायम किया। हाँ जी, और इन इंसानों से मिलाने के लिए रास्ता भी साईं कायम अली शाह ने बोर्ड्स दिखाए थे। तो यूं सड़क के किनारे लगे बोर्ड्स का पहला तस्वुर साईं कायम अली शाह ने जी। खैर, मजाक में बात चली गई। ये पता नहीं दुनिया को क्या हो गया, PICT का बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल बड़े वाला चल पे होना है ना, नहीं 6 रुपए से नहीं खरीदे, अब 12 रुपए में पूछ रहे हैं। नहीं, आप बल्क टर्मिनल छोटे की बात करें, बड़े की बात हो रही है। हाँ दादाजी, इसमें ना कितने पे आया हुआ है? 162 पे आज क्लोज हुआ है, लास्ट टाइम, यानी लास्ट क्लोजिंग में। वेज थी जी, वेज डाउन साइड पे रिजॉल्व हुई है, जिसका मतलब नीचे आएगा, प्रेशर में रहेगा। यस, प्रेशर में रहेगा जी। नेक्स्ट मैसेज तारिक जिया राना का है, कहते हैं दादाजी, चाइना के सदर का दौरा पाकिस्तान इतना डिले क्यों हो गया और कोई अनाउंसमेंट नहीं आ पा रही अब तक? वो दौरा था ना, एक सही कह रहा है ये बंदा। भाईजान जनवरी भी खत्म हो गया, सऊदीया के वजीर खारजा ने भी आना था, वजीर दिफा पे मामला, वजीर दिफा फिर वजीर खारजा, और जनवरी भी गुजर गया, उसने जनवरी के पहले हफ्ते में आना था। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ठीक है ना? किनके जिनके उनके किनके रांदाए दरगाह करार पा गए। जंदीक भी कहे ना, पहले जंदीक और फिर रांदाए दरगाह। रांदाए दरगाह तो मतलब कि वो तो हमने जवाब दे दिया ना उनको। अब वो CPEC का कोई 4 प्रोजेक्ट तो हो ना जिसके ऊपर सिग्नेचर करने हैं, ठीक है ना? हमने यूट्यूबरों के पट्टे खोल दिए और उन्होंने दिन रात चाइना के ऊपर भौंक भौंक के तो वो जो आ भी सकता था वो आने की राह भी बंद कर दी। चाइना हमको कॉलोनी बढ़ाना चाहता है, और उसका अपना इतना बड़ा साउथ का इलाका जो है गैराबाद पड़ा हुआ है, वो गैराबाद पड़ा हुआ है, उसे जमीन की जरूरत ही नहीं है। ये वही झूठ है कि रूस गर्म पानियों तक आना चाहता है। ये वही झूठ। चाइना हमें कॉलोनी बनाना चाहता है, और खास तौर पे इंडियन को बड़ी तकलीफ है, उनको बड़ी आग लगी हुई है चाइना तुम्हें कॉलोनी, और उनके साथ इन लाइन है बिल्कुल, ठीक है ये बयानिया। आप अपना सिक्किम संभाले भाई वहां पे जो फेंट पड़ रही है उसको संभालें भाई। चाइना का साउथ इतना बड़ा रीजन है, उसके बाद मंगोलिया, फिर बड़े सगीर पाकिस्तान से को कलेक्ट कर लें तो उससे बड़ा इलाका उसके पास है, ट्रेन का बात कर रहा हूं, ठीक है? और यार थोड़ा सा इधर हो जाए तो काजकिस्तान, जिसको हम कजाकिस्तान भी कहते हैं, ठीक है? काजकिस्तान, इतनी जमीन है, आबादी 1 करोड़ 1.25 करोड़ मुश्किल के साथ जी। उनके पास तो इतनी फौज नहीं है अपने बॉर्डरों के ऊपर मुतय्यन कर सके। अगर उसे इलाकों की जरूरत होगी, अगर उसे एरिया की जरूरत होगी, उसे एरिया की जरूरत नहीं है, उसे मैन पावर की जरूरत है, और मैन पावर हम प्रोवाइड करेंगे। अगर ये 2-4 यूट्यूबरों को अल्लाह ताला मौत दे दे ना, खासतौर पे हकीकत TV को और इनको, ठीक है ना, तो फिर हो सकता है कि मैन पावर चाइना में काम करने के लिए स्किल्ड मैन पावर, और इसकी वो तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे बच्चों को यहाँ से ले जा रहे हैं, वजीफे दे के ले जा रहे हैं, उनको पता है कि हमारी फ्यूचर की इंडस्ट्री इन्होंने चलानी है। और रकबा तो उसका इशू ही नहीं है, चाइना का रकबा तो चाइना का इशू ही नहीं है, और चाइना ने आज तक अपने मुल्क से बाहर जाके किसी रियासत के ऊपर कब्जा नहीं किया। उसने तो ताइवान को अपने ऊपर अंदर अब्जॉर्ब नहीं किया अभी तक, हालांकि ताइवान उसका हिस्सा है। मेनलैंड चाइना ये है और चाइना वो है। हम चाइना इस्तेमाल करते हैं ना, तो चाइना का लफ्ज दुनिया भर में ताइवान के लिए इस्तेमाल होता है। इसको मेनलैंड चाइना कहा जाता है, जिसको हम चाइना कहते हैं, मेनलैंड चाइना। तो वो जो है ना, उसने तो यार, आप क्या बात करते हैं, 1998 में मुज़ाकरात करने बैठे कि 100 साला डील खत्म हो गई है हमारी, तो अब ये हमें वापस कर दें, ठीक है? हांगकांग की बात कर रहे हैं, हांगकांग वापस कर दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कुछ थोड़े से मामलात निबेड़ने। तो चीनियों ने कहा कि अब कितने साल आपको और चाहिए? तो बकौल बरतानवी जो वहाँ पे बैठा था उस वक्त, वो मुज़ाकरातकार, उसने बड़ा जोर लगा के कहा कि शायद, मेरा ख्याल है उसने कहा कि हमें 8 साल चाहिए। मैंने कहा 12 साल लो। जी
मुंह ही खुला रह गया गोरे का। 12 साल, 12 साल बाद उसने पकड़ लिया हांगकांग, ठीक है। ताइवान भी उन्होंने पकड़ लेना, लेकिन ये उसके अपने पार्ट है, इसके ऊपर उनका क्लेम था, ठीक है। तो खैर बात कहां से शुरू हुई कि अमेरिकी सदर जो है, चाइनीज सदर जो है जी, ज़ाहिर है चाइना का सदर है, तो वो दुनिया भर के अंदर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। वो दुनिया के जिस मुल्क में भी जाता है, भले वो साउथ अफ्रीका में क्यों ना जाए, भले वो ईरान में क्यों ना जाए, वो उसको बहुत बड़ा ग्रैंडर किस्म का विजिट बनाते हैं। पाकिस्तान में भी जब वो आए थे तो उन्होंने सी पैक का इफ्तिताह किया था। तो वो चाहते हैं कि जब वो यहाँ पे आए तो दैट इज नॉट ए टूर जिस टूर में वो जनाब इमरान खान की हुकूमत को लीगलाइज करने के लिए तशरीफ लाएं जी, ऑर्डिनरी टूर नहीं होगा ये। वो इस टूर के हामी नहीं है। वो कहते हैं इसके अंदर मेहमत किस्म के इकोनॉमिक हमारे एग्रीमेंट हों। अब जब से 2.5 साल से इनके मनहूस कदम पड़े हैं, तब से कोई एक भी मेहमत प्रोजेक्ट नहीं है जिसके ऊपर पाकिस्तान और चाइना जो है वो एग्री कर सके। PL1 हो सकता था, उसके अंदर हमने खटाई डाल दी, ठीक है। तो दूध में से खटाई पड़ जाए तो क्या होता है? दूध फट जाता है। तो फटा पड़ा हुआ है जी। अब इसका चीज बना लें, पनीर बना लें, इसका दही नहीं कम से कम बनेगा। वाइंड अप कीजिए दादाजी। है बस मामला मुक गए। तो लिहाजा चाइना के सदर भी आएंगे, सऊदीया के वजीर खारजा भी आएंगे। ये जो स्ट्रॉल हो गई है ना, और आपस में जो जूतों में दाल बटना शुरू हो गई है, ठीक है। देखिए, मैं तो राह का एजेंट करार पाऊं या ये तो राह का एजेंट करार पाए, तो वो तो कोई बात नहीं है ना। सर्विंग हेड, सर्विंग कह रहा हूं, फॉर्मर हेड ऑफ ISI अगर राह का एजेंट करार पा जाता है तो छत डिग पैनी चाहिए, ठीक है। और जितनी इसके ऊपर लुडियां पड़ी होंगी इंडिया में, राह के हेड ऑफिस में और इंडियन मीडिया में, तो हम देख ही रहे हैं कितनी की लुडियां पड़ रही हैं। वो कह रहे होंगे यार ISI का हाजिर सर्विस, उस वक्त तो हाजिर सर्विस था ना, चीफ हमारा एजेंट रहा है, एजेंट रहा है, कैसा है, ठीक है ना। क्या होगा, क्या होगा, लेकिन ये क्यों है और ये क्यों हुआ है, इसके लिए आपको हमारा वीलॉग देखना पड़ेगा। नहीं सामीन इकराम, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो जो आपके फीडबैक पर मुश्तमिल था, ये स्पेशल एपिसोड आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। हफ्तावार तातील के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी पीर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।